प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी रियासत की ज़िम्मेदारी के हवाले से। सैलाब के बाद जो सूरत हाल है और ख़ास तौर पे मौशी सूरत हाल जो पहले ही बेहतर नहीं थी, इस सैलाब के बाद उसमें बेपनाह इजाफा होगा। और समझने की ज़रूरत ये है कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया गया है या जाएगा जिससे नुकसानात कम से कम हों, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। और पहले ही जो मौशी चैलेंजेस हैं उनसे हम सब नबर्द आज़मा हैं, महंगाई के बोझ तले दब चुके हैं। तो क्या हुकूमत की तरजीहात में शामिल है? इस मामले और मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी। मेहमानों के पैनल में तब्दीली हुई है। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। आसिफ इनाम साहब मौशी तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान नासिर रज़ा साहब हैं। हमारे प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं मईशत के हवाले से। एक दफ़ा फिर हमने उन्हें मदू का रखा है, उन्हें भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ इनाम साहब, सूरत हाल आपके सामने है और बड़ी अजीब सी बात है कि जितनी दफ़ा भी कुदरती आफ़ात आती हैं यही सारे मौज़ूआत होते हैं और यही सारे सवालात भी होते हैं कि हमने सैलाब का रास्ता रोकने के लिए क्यों कोई पेशगी इक़दामात नहीं किए। क्योंकि जो मौशी सूरत हाल जब देखते हैं तो बज़ाहिर लगता है ऐसा है कि किसी भी वक्त जो हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। तमाम फ़ैसले एडॉक बेसिस के ऊपर लिए जाते हैं, अथॉरिटीज़ अपना काम करने में नाकाम हैं। अब जो सूरत हाल इमर्ज हो रही है उससे जो मौशी चैलेंजेस हैं उसमें बेपनाह इजाफा होगा, जिसमें सरफ़हरिस्त जो है वो महंगाई का फैक्टर है। कैसे इसका रास्ता रोकेंगे? इस पर मैं ये समझता हूँ कि ये जो बारिशें हुई थी जी ये अल्लाह की नेमत थी बेशक। और इसका बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए था। अफसोस ये है कि हम तैयार नहीं थे। जो दौरे हाजिर के जो तरीके हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ अल्लाह ने पाकिस्तान मुसलमान और सबको पूरी दुनिया को दे दी हैं। मतलब कोई सुलेमान के तीनों दरिया हैं जिन्होंने डीजी खान और राजनपुर में तबाही मचाई। इसके ऊपर 84 से जो है वो पेंडिंग है, 3 डैम बनने हैं। और ये अगर आप देखें तो ये दरिया जो है इन्होंने वो मिट्टी काट के काव वैली जैसे नेवाडा वगैरह में आपने देखा है तो वहाँ डैम बनाने भी बड़े कम कॉस्ट के थे। तो अगर ये सब बने हुए होते तो ये बारिश का पानी आज स्टोर होता और हमारे जब हमें पानी की किल्लत होती है वो उस वक्त काम आता। इसी तरीके से जो इस दफ़ा तो लकीली सिंध में तो इतना नहीं आया, दरियाए सिंध में जो बारिश का मसला ये है कि सिंध में जो रिवर्स हैं वो अब सेडिमेंट होके इससे ऊपर हो गए हैं ज़मीन से। तो जैसे पंजाब में फ्लड आता है तो वो फ्लड वापस चला जाता है दरिया के अंदर। दरिया जो है वो सरफेस से नीचे है। तो सिंध में तो सिर्फ इसका वाहिद हल मजीद जो है वो आउटफॉल ड्रेन जैसे बने हुए हैं ना वो बनाना है। उसके अलावा आप समझिए कि सिंध में तो कोई और हल नहीं है कि अगर जो ड्रेनेज कैपेसिटी है उसको इंक्रीज देखें 11 में भी हुआ, ये भी हुआ, 7 भी हुआ। बचपन हो गई अब तो मतलब बुढ़े हो गए और हमेशा हर 4-5 साल बाद कभी ये देख रहे होते हैं कि जी दरिया सिंध खुश्क हो गया। कभी जो लास्ट 4-5 साल में ये ज़रूर एक खुशआइन बात है कि 3 मेगा डैम 4 मेगा डैम्स पे काम शुरू हुआ है जिसमें मुंडा है। एक बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है कि मुंडा डैम टूट गया जो बना था, विच इज़ रॉन्ग। एक है मुंडा हेडवर्क्स जो तकरीबन अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। वो कोई 30-40 मेगावाट का, उससे एक नहर निकलती है और वो उसके 2 दरवाजे टूटे थे विच इज़ रिपेयरेबल। मुंडा डैम तो अभी बना ही नहीं। तो उसके बाद आपने देखा है दरिया सिंध पे 2 डैमों पे काम शुरू है तो वो भी लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल होंगे। फिर हमारे यहाँ आप देखें कि जो अक्सर अब मई में और अप्रैल में पानी की किल्लत आती है उसकी वजह यह है कि जो तरबेला डैम है उसकी कैपेसिटी अब आपकी 40% रह गई है तो 60% सिल्टिंग हो गया। तो उसकी जगह आपको पहले ही रिजर्वायर बनाने चाहिए थे अपने सिस्टम को बनाने के। दूसरे ये जो छोटे रिवर्स थे जो ये ख़ास तौर पे अगर आप देखेंगे डीजी खान में तो हर 1-2 साल में ये सब हो रहा होता है इस पे। और इसी तरीके से दूसरी जगह पे जो बलूचिस्तान में बहुत मकामात हैं जहाँ पे बने। अब इसमें कुछ डैम फेल भी हुए हैं तो बट वी शुड अंडरस्टैंड कि जो बलूचिस्तान में बारिश हुई है वो मतलब 600 to 800% हुई है 1 in 500 ईयर्स पे। या उस बारिश पे तो आप कह सकते हैं कि जी चलो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ, मगर मेरे हिसाब से बलूचिस्तान के अलावा बाकी जगह सारा मैनेजेबल था, कर सकते थे मतलब डैम्स बना। लेकिन अभी भी तो लीस्ट बॉर्डर नजर आते हैं और अभी भी देखिए डैम जो है ना, मतलब आप मुझे बताएं कि अब पिछले मतलब 4 साल में अगर डैम बनना शुरू हुआ है आपको पता है कहाँ बन रहा है? आपने देखा है? आपने देखा है? कितनों ने देखा होगा? नहीं, आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ठीक इससे है ना। वाकिफ नहीं। तो वो बिग टिकट आइटम नहीं होता। तो वो मतलब अगर आपको सिर्फ अगले इलेक्शन को देखना है तो आप डैम कभी नहीं बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो वो आप एक पुल बना लेंगे, आप एक कोई छोटा सा बस चला दी ये वो खंबा लगा तो दिया ये जो नेशन बिल्डिंग के है ना ये काम जो है वो
किए गए हैं उसको मतलब कम अज़ कम इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो लोग मुल्क के हिसाब से अपनी इंटेलेक्चुअल में भी मैंने नहीं देखा कि कोई अप्रिशिएट कर रहा हो इस बारे में बात ही नहीं कि होती। 8-10 डैम बनने शुरू हो गए विच इज़ आफ्टर 40-50 ईयर्स। किसी को अप्रिशिएट करते हुए नहीं देखा, बल्कि आधों को तो शायद समझ में भी नहीं आ रही हो कि ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो कालाबाग के हवाले से खास तौर पे सर जब हम कालाबाग छोड़ डिस्कशन दें में ना, उसके आप बाद छोड़ दें कालाबाग। अच्छा चलिए छोड़ ठीक दें। है ना, लेट्स सेट असाइड वन थिंग इज डिस्प्यूटेड वी शुड फॉरगेट इट। कालाबाग के अलावा दरिया सिंध पे 10 डैम बन सकते हैं, पहले वो बना लें फिर कालाबाग बना लें। उसके बाद बना लें। मतलब व्हाई यू वांट टू स्टेयर अप ऑलवेज, हर आदमी जो है वो कालाबाग शुरू कर दे, भाई कालाबाग है ना, फॉरगेट इट। ठीक है। आपके 2 बन रहे हैं ना, पहले 2 कंप्लीट करें, उसके पीछे 2 की जगह और है वो कंप्लीट करें, देन वी सी कि हमारे पास क्या कर रहे क्या हैं। होता है। अगर क्लाइमेट चेंज में अल्लाह मियां हमें पानी की नेमत से बख्श रहा है, ठीक है ना, अगर हमने देखा है कि जी हमें क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी बरसात हो रही है और तो हम स्टोरेज कर लें, तो शायद हम बेतहाशा हमारे पास ज़मीनें हैं अल्लाह की दी हुई, हम उसको आबाद कर लें। इतने फार साइटेड लोग हैं, रियलाइजेशन होगी क्योंकि यूरोप के अंदर इस वक्त ड्राउट की सी एक सिचुएशन है। देखिए हमारे पास जब फिर ये चीज़ है, देखिए वही है ना, अगेन अगर आपके पास डैम्स में वी नीड कैरी ओवर ऑफ 20 मिलियन एकड़ फुट फ्रॉम वन ईयर टू अदर, अगर अब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चाहते हैं। हमारे पास तो साल ये का तो हम नहीं कब है, से बात हम कर रहे वी हैं, हैव हमारे कॉटन 45 के डेज ना, नंबर्स नीचे होते जा हमारे रहे तो हैं। 45 डेज है, अगले साल 44 होगा। मतलब डैम बनाना, मतलब मैंने वही आपसे कहा कि डैम जो है वो अगर 10 साल लगता है तो दैट मीन या 12 साल लगेगा, तो वो 3 पॉलिटिकल पार्टीज की टर्म से होता हुआ गुजरेगा प्रोबेबली, अगर वो अपनी ऐसा ही टर्म है। पूरी करें तो, वरना 4 होंगी, तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। इट्स वेरी इजी कि जी आप एक टरबाइन खरीदें और उसको लगा लें और उसको इंपोर्टेड गैस पे चला दें, इट्स ऑल डन इन 2-3 मंथ्स, बस उसका इंपोर्ट का बिल कौन भरेगा। ये कि वो आवाम को भरना है नहीं, तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन। अब डॉलर, जब हम कहते हैं ना हमारे पास $8 बिलियन है, तो हमने हरकतें ऐसी की हैं ना। अब सतलुज है, हमें मिला, हमें 3 दरिया मिले ना, सिंध, चुनाब और झेलम, जी। ठीक है, इसका जो क्वांटिटी जो हमें मिली वो 70% मिली। जी। इंडिया को मिला ब्यास और सतलुज और ये रावी। सतलुज पे 8 डैम है, फिर उसके बाद ब्यास पे उन्होंने बना लिए सारे डैम, उसके बाद रावी पे उन्होंने बना लिए, ठीक है। हमारे डैम पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लगा के उन्होंने वो कंट्रोल किया, प्लस रिवर है। दूसरे इंटरेस्ट ट्रीटी में एक ये है कि अगर आप कोई पानी 70 साल तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो सरप्लस समझा जाएगा, आपकी एलोकेशन वो भी चला जाएगा उनको। बिल्कुल ठीक है। तो यार मतलब जब उन्होंने कर लिया हमने क्यों नहीं किया, तो हमारा अपना घर का कसूर है। बिल्कुल ठीक है। अरे बस दे आर बिल्डिंग अ मेगा डैम ऑन सिंध आल्सो जी। इन लद्दाख रीजन। तो बेसिकली उसके हमारे बाद पास आप फिर आगे जो है वो इसमें बहुत स्वेयर प्रॉब्लम नहीं, होगा जब आपके पास वो पानी रोक सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक ठीक है। है ना। तो अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो 2 महीने रोक ले, 2.5 महीने, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली उन्होंने छोड़ना है। तो आपके पास यहाँ इतना बड़ा सिस्टम होना चाहिए। इसको ये तो स्टोर सिंध कर की बात, सकें। मगर ये जैसे छोटे जो है, ये अपना जो इसके अपना डीजी खान वगैरह के, कोई सुलमान के रिवर पे तो आपको किसी पर डैम नहीं, 1-2 डैम कोयटा साइड पे भी बनने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये है डुएबल है बिल्कुल, और लेकिन इसके लिए एक विल चाहिए जो कि नज़र नहीं आती। जैसा भी आसिफ साहब ने कहा कि वो तरजीहात में इसलिए नहीं होता क्योंकि ये सारी चीज़ें शायद आवाम को नज़र नहीं आती, तो ये एक बड़ा इशू है। अब नर साहब ये फरमाइए कि इस वक्त जो सिचुएशन है, इकनॉमिक सिचुएशन जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, क्या स्टेबल नज़र आ रही है? अभी कुछ दिन पहले IMF के हवाले से बात हो रही थी। अब तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट ये है बड़ी कि एक अचीवमेंट समझा जाता है कि हमने IMF का लोन जो है वो एक्वायर्ड कर लिया। इसके बारे में क्या कहेंगे? बात यह है कि जो अभी सारी डैम के हवाले से, पहले मैं उसमें थोड़ी सी एडिशन करना चाह रहा हूँ, फिर मैं आपको उस टॉपिक की तरफ Please. आता हूँ। चाइना में इस वक्त तकरीबन 4,500 डैम बने हुए हैं, कोई 450 डैम इंडिया में बना हुआ है। हमारे यहाँ जो डैम है वो उंगलियों पे गिने जाते हैं जी। कि ये फलाना डैम है, ढिमकाना डैम है, मैं नाम नहीं लेता उसका। तो ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमने 70 साल में अपना कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डैम की हकीकत से इनकार नहीं किया, लेकिन एक और भी इसमें फैक्टर आता है, वो ये है कि जो डेल्टा है, जो रिवर इंडस का या दरियाओं का, उसमें लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे आते चले जाते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा, और वो अब जो प्रॉब्लम आती है वो इनके, ये फर्टाइल लैंड होती है जो रिवर इंडस के साथ साथ होती है, किसी भी रिवर के साथ जो, तो उसको जब वो लोग आगे आगे आते जाएंगे और फिर जब फ्लड आएगा तो वो फिर प्रॉब्लम में आते हैं। अच्छा, अब इसके साथ एक और भी ज़रूरत है कि एक तो इनको वक्त पे हटाया जाए, इनको ना आने दिया जाए। दूसरा ये कि इसको जो इसके डेल्टा है ये कमज़ोर होता चला, ये जो इसका जो साथ में उसके जो उसको रोक के एक सिस्टम बना हुआ है वो कमज़ोर हो जाता है। अब उसमें फिर क्या करते हैं कि जब ये ओवरफ्लो होता है तो वो टूट जाता है या शगाफ होता है, फिर वो सैलाब की सूरत हाल बन जाती है उसमें। तो इसको भी इनको साथ साथ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जिस तरह से होता है वो उनको
पीछे भी अपना सिस्टम रखना चाहिए ताकि वो सही तरह से पानी का फ्लो, जब अब ये सैलाब आ रहे हैं, अब ये 2 साल पहले भी आया है, उससे पहले भी आया है, 2009 में भी, ये सारे सैलाब आते चले आ रहे हैं। पानी नेमत है, दुनिया भर में पानी जो है उसकी प्रॉब्लम है, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला का शुक्र है कि पानी है, और इसको स्टोर करने की ज़रूरत है कि ये इन फ्यूचर जो है हमें जब भी कभी कोई इंडिया से या किसी और मुल्क से कोई मुश्किल हो तो हम इसको यूज़ कर सकें। अब आ गई सवाल ये जो माशी, अब ये इतना बड़ा जो सैलाब और ये सारा कुछ है, इसकी वजह से प्रॉब्लम तो आ गई है। एग्रीकल्चर आपकी यील्ड जो है वो सारी कम हो जाएगी, इसमें आपकी कपास है, दूसरे जो भी हैं, अब देखें वेजिटेबल्स वगैरह की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, इंडस्ट्रियल इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कपास कम होगी तो आपकी टेक्सटाइल की आउटपुट भी कम हो जाएगी, और उसके ऊपर फिर एक और चीज़ हुई है, ठीक है कुछ डॉलर आना शुरू है जिस तरह आपने कहा, कुछ ये इनकी पॉलिसीज़ के तहत वो सारा कुछ हुआ है, लेकिन एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, वो ये कि लोग यहाँ पर थोड़ा डर भी गए हैं कि अगर ये डॉलर जिस तरह से पीछे एस्केलेट किया है तो वो डरते हैं कि यहाँ एकदम से ऐसी कोई दोबारा सूरत हाल हो कि वो 20-20 रुपए जंप कर जाए एक हफ्ते के अंदर, तो लोगों की तो पूंजियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लोग वैसे ही गरीब हो जाएंगे इसमें। जिस तरह आपने एक दफ़ा इंडोनेशिया में वो उनका वो बढ़ता चला गया, जो तो वो 36,000 पे पहुँच गया, फिर उसको नीचे लाई 18,000 पे लेके आए, लेकिन बहरहाल तो उससे जो ट्रस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, लोग फिर अपना पैसा बाहर निकालना शुरू करते हैं। ठीक है। वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, इसको हमें रोकना है कि किसी तरह से भी ट्रस्ट कायम रहे, स्पेकुलेशन खत्म, हाँ स्पेकुलेशन ना हो, और ये सारा फिर बहरहाल पाकिस्तान, यहाँ लोग करने वाले लोग हैं, व्यापारी लोग भी हैं अच्छे, वो बेहतर होता चला जाएगा इंशाल्लाह, उसमें मामला अच्छे हो जाएंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग इनको उस ट्रस्ट को मेंटेन करना है कि ये बाहर से भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, लेकिन ये सैलाब की वजह से एक मुश्किल सूरत हाल है। अब आज इस वक्त जामशोरो ब्रिज को बंद कर दिया और वहाँ पे आर्मी भी डिप्यूट कर दी है कि वहाँ से कोई मूवमेंट ना हो। बहुत बड़ा, एक तो अपना तो हमारी प्रॉब्लम होती है, फिर साथ में इंडिया जब स्पेल वेल खोलता है तो और प्रॉब्लम होती है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है सिंध में होती है यहाँ पे, चूँकि इसका निशाना सिंध बनता है, यहीं से सारा दरिया नीचे जाएगा, तो अब वो बहुत बड़ा, अभी तो सैलाब आया सिंध में सही है, अब जो आएगा, जो फ्लड की जो अब जो आएगा वो और ख़तरनाक होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें सर तकरीबन शक्कर विराज का अगर आप फ्लो देखें ना तो 8 लाख से नीचे जी, जो शक्कर विराज से जो सुपर फ्लड कहलाता है तो वो तकरीबन 1.4 मिलियन और 14-15-16 लाख तक भी चला जाता है। ठीक है। तो वो नहीं, सिवाय कच्चे के जो भाई ने सही निशानदेही की कि कच्चे के जो लोग होते हैं वो मेंटली प्रिपेयर्ड भी होते हैं, फिर वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा रखते हैं कि 2-3 साल में एक सैलाब आएगा तो, अब चूंकि हम लोग कपास पे देखते हैं तो असल होता था कि जी इस साल फ्लड आया तो कच्चे की कपास होगी या नहीं होगी, मगर अब मैं जो बात कर रहा था ड्रेनेज वगैरह की वो पक्के के इलाके में यानी विच इज इरिगेटेड और कच्चे में नहीं है, रिवर के आपके बैंक्स के मतलब जो उनके बंदों के इस तरफ है। दूसरे ये कि इसमें आप ये मद्देनजर रखें कि जब मैं डैम्स की बात कर रहा था तो 20 मिलियन एकड़ फुट जो है वो इंडस डेल्टा के लिए वो रिजर्व करने के बाद बात कर रहा हूँ कि जो उसके बाद सरप्लस होगा वो। दूसरे उसका भी हल उन्होंने बहुत बड़ा निकाला है। अगर आप देखें कि सिंध बैराज के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, आई डोंट नो अब शुरू होगा या नहीं, तो उससे क्या होगा कि जब आप बिल्कुल तकरीबन रिवर के समंदर के मुंह पे जाके आप स्टोरेज बना लेंगे तो वो आपकी जो 20 मिलियन की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी और वो बल्कि उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा, जैसे 40-50 मिलियन जा रहा हो वो इफेक्ट आपको मिल जाएगा विद द टेक्नोलॉजी। तो वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब आप देखें हमारे यहाँ डिज़ाइन हर चीज़ सब चीज़ मौजूद है, और अक्सर जो अफसोस की बात है कि जी जो फाइल पकड़ेंगे आप कोई सलमान के टाइम की तो पता चलेगा 1960 का प्लान हुआ है कहीं वो है। अब ये हब डैम जो है जिससे हम पानी पीते हैं ये अयूब खान साहब ने शुरू किया था, फिर उसके बाद 10-12 साल काम बंद रहा, ज़ियाउल हक ने कंप्लीट किया। तो ये वेरी अनफॉर्चुनेट है, और ये खैर लॉजिकल भी है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ अगले इलेक्शन से आगे नहीं देखती, तो डेमोक्रेसी में इस लिहाज से तो सिर्फ चरी लग सकती है जो पता कट जाए फौरन, बाकी भाग तो नहीं लग सकता। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हमें मतलब, और जाहिर बात है इतने मुल्क में दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उन्होंने डेमोक्रेसी में भी फ्लोरिश की है, तो हमें उस सिस्टम को देखना है कि कुछ चीजें ऐसी हों कि जो बियॉन्ड मतलब हर एक टर्न्योर के जो चीजें चलनी हो नेशनल लेवल की। हमें एजुकेट करने की भी ज़रूरत है ना। मैं 3 गॉर्जस डैम चाइना की जब मैं वो देख रहा था तो कोई उनकी हमसे ज़्यादा हिस्ट्री है, बल्कि हमसे क्या पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा उनकी हिस्ट्री है। जब वो बनाने लगे तो नीचे उसके बहुत सारे तारीखी शहर थे। अच्छा हमारी तारीख को 70-75 ये ज़्यादा 1000 साल की आप कर रहे हैं,
वो तो हज़ारों से ज़्यादा साल उनको हो चुके हैं, उन्होंने शहर के शहर ख़त्म किए इसके लिए कि उसको बनाया जा सके। अब आप बताएं कि हम सर कहाँ खड़े थ्री हैं? गॉर्ज के 70-80% के बराबर 10 डैम और बना रहे हैं वही अभी हर प्लान साल, में शामिल। जिसमें उनका अब ये आसाम का जो रिवर्स है अपना इनके इंडिया के जी ब्रह्मपुत्रा, जी तो उसके ऊपर बहुत बड़ा मेगा डैम है, बल्कि उससे वो डाइवर्जन का भी सोच रहे हैं कि जी किया जा उससे जो है वो डाइवर्जन की पॉसिबिलिटी भी हो। लेकिन ये तो फिर हाइड्रोइलेक्ट्रिक एक कमाल लीडरशिप का भी आ जाता है ना। अब डिबेट दूसरी तरफ जाएगी। अब आपके पास मैं फिर वही पूछता हूँ कि इतने फास्ट साइटेड लोग हैं, इतने विजनरी देखिए हैं, असल कहाँ से लाएंगे? देखिए ये सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप सवाल करेंगे टमाटर का रेट क्या है तो गवर्नमेंट टमाटर के पीछे लग जाएगी। देखिए चाइना में जो उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया है ना, वो उन्होंने कहा है कि 100% एम्प्लॉयमेंट नियर टू जो भी आपका नेचुरल रेट के अलावा, दूसरे ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, ये तीन चीज है। वो समझते हैं कि ये तीन है तो हमारे मतलब वो चूंकि वेस्ट उनको समझता है कि जी उनके स्टाइल की जो चीज नहीं है वो गलत है, विच इज एब्सोल्युटली मतलब डिबेटेबल कि भाई वो जरूरी थोड़ी है कि जो आपको सिस्टम सूट करता है वो मुझे करे। मगर उन्होंने एक तो डिलीवरेंस दी है और दूसरे इन चीज़ों का ख्याल रखा है कि जी माशरती स्टेबिलिटी, हर शख्स अगले साल ये सोचेगा मेरी लाइफ आज पहले से बेहतर है, मेरा क्या फ्यूचर पहले से बेहतर है, वो सब उस लेडर पे लेके जा रहे हैं। तो वो उन्हीं चीज़ों को आंसरेबल समझते हैं, उसी डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ तो ये क्वेश्चंस होते ही नहीं कि भाई वो हमारे यहाँ बड़े बड़े हमारे इंटेलेक्चुअल्स को यहाँ मैंने देखा इसके ऊपर कि नहीं वो करते ना। अब आप मुझे बताएं कि अब एक साहब हैं, वो मैंने देखा कि जी बिल्कुल लाइक अ पैरेट के जी उसका कितना नुकसान है, उन्होंने कहा स्टील मिल का इतना नुकसान है, इतना है, इतना है। भाई उनसे पूछो भाई आईपीपी का 2 खरब रुपए साल का जो है वो रेट डिफरेंशियल ओवर पेमेंट है, तो वो तो सारे स्टील मिल से लेकर सारी दुनिया को 10 दफा कर लो तो बराबर है। तो वो उसका भाई, उनके पास हमारे यहाँ उस पर वो डिबेट ही करने को तैयार नहीं होंगे। उस पर वो कहेंगे 75 लाख मीटरों पे FIR काट दो कि वो चोरी कर रहे हैं, मगर उनको छोड़ दो। उनको छोड़। हमारे यहाँ मिजाज जो है ना वो जरा सा फ्री मार्केट इकोनॉमी का मिजाज है। वो चाइना का एक कॉम करके उन्होंने कम्युनिज्म के ऊपर करके उसको कंट्रोल कर दिया कि ये हर बंदा ये काम करेगा। उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ भी कंट्रोल की, हर चीज उनका। हमारे यहाँ जरा लोग फ्री फ्री रहने को तरजीह देते हैं, तो वो ये भी एक है। दूसरी बात ये कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है अच्छा सिस्टम है, लेकिन जो पॉलिसीज है वो कंसिस्टेंट नहीं मैनेज कैसे किया है ना। सवाल ये पैदा होता है कि कैटास्ट्रफीज को रोकना जी ये कैसे मुमकिन हुआ, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो पाकिस्तान में डुएबल हैं ही नहीं, वो भी वो मैनेज करेगा। सर ये छोड़े ना, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, इंडिया तो डेमोक्रेसी है, ठीक है, इंडिया ने सतलुज पे 8 डैम बना दिए, ठीक है, उसके बाद इंडिया ने ब्यास पे पूरे बना दिए, मेरे ख्याल में 6-8 ब्यास पे बनाए, रावी पे बनाए, जो हमसे छोटे हैं। तो डेमोक्रेसी में डैम बने हैं ना। हालांकि इसमें गवर्नमेंट चेंज होती रहे भले कोई नहीं, लेकिन आपकी पॉलिसीज जो है वो कंसिस्टेंट है। जो ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट है जो भी है उसको कंट्रोल करती है, उसको कंसिस्टेंट पॉलिसी में रखे, तो ये इतना मुश्किल नहीं है इसको कंट्रोल करना। जैसे इन्होंने भी कहा बिल्कुल सही कि जब इंडिया में डेमोक्रेसी और काम हो रहा है तो हम उनसे चलो उनसे सीख ही लेते हैं कुछ थोड़ा सा कि डेमोक्रेसी में हम इसको किस तरह से लेके जाएं। और ये बहुत अच्छा फॉर्म है कि बस बात ये है कि पॉलिसीज को अपना कंसिस्टेंट रखें, तो ये मैं समझता हूँ कि कोई मुश्किल नहीं होगी इसमें। लेकिन ऐसे मैं आपको एक चीज बताऊं कि उनकी कंसिस्टेंसी से ज्यादा जो ये डैम वाले बने हैं ना, ये पाकिस्तान की नफरत में बने और पाकिस्तान को तंग करने के लिए बने। वरना अगर आप देखें कि उनके कई डैम हैं जो कालाबाग के टाइम से भी 20 साल पुराने कॉन्ट्रोवर्शियल है या 40 साल में नहीं बन सके, मगर इसके अंदर के पाकिस्तान का पानी रोकना है वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट है कि जी एक एक कतरा जो है। फिर एक आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो वाटर शॉर्टेज ये हुई थी कि जब पहले तो हेडवर्क्स थे ना, मतलब दरिया डैम तो नहीं थे, तो उस जमाने में हेडवर्क्स में बचा कुचा पानी आता था सतलुज में, ये वो, तो हमें पानी की पिंच जो है वो फील नहीं हुई। हमें पानी की पहली पिंच फील हुई कि जब इन्होंने डैम्स बना लिए, फिर इन्होंने बनाई झेलम गंगा लिंक कैनाल। तो ये दरियाए सतलुज जमुना, तो दरियाए सतलुज का पानी ये डैम बनाया हुआ है, उससे हेडवर्क से ये दरियाए गंगा में डालते हैं, वहां से वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है, पाकिस्तान नहीं आने देते अगर सरप्लस भी है। ये तो जो थोड़ा बहुत आता है इनका, ये तो बहुत ही समझे जो बिल्कुल ही अगर इनके कंट्रोल से बाहर हो गया, वरना वो लिंक कैनाल मौजूद है। उसके बाद से ही हमारे यहाँ मेन शॉर्टेजेस हुई हैं। उन्होंने सारे रिवर्स को हुकअप करके ये सिस्टम कर दिया है कि ये पानी दरिया बे ऑफ बंगाल में जाके गिरे, मतलब सिंध में नहीं गिरे। तो हमें मतलब इस चीज के अंदर तो उनका फोकस क्लियर था, वो तो उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी या जो भी कह ले एंटी पाकिस्तान स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। आप देखें कि जो हमारे यहाँ पंजाब में तबाही आई वो वहाँ क्यों नहीं आई। अच्छा, हम ईरान से अब टमाटर मंगा रहे हैं, ईरान भी बलूचिस्तान का हिस्सा है, मतलब वहां पे नहीं हुई। उन्होंने, आप ईरान के डैम ही देख लें तो आप हैरान रह जाएंगे कि जी ड्राई कंट्री
इतने डैम बना लिए, इतने सब कुछ है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, लेकिन 1924 में भी एक सैलाब यहाँ पर आया था, पूरा हिस्ट्री मौजूद है, 1929 में भी आया था। इस तरह से यहाँ सैलाब हर 2 4 5 साल बाद आते रहते हैं सैलाब। और अगर रिसेंट हिस्ट्री में देखें 1975 में बहुत आया था, जो भुट्टो दौर में, और वो भी यही सिंधुबिया और सारा मसला हुआ। फिर वो तो यहाँ ये एक आते 2 4 साल में एक ऐसा मौका ज़रूर आता है जिस वक्त बहुत बारिशें होती हैं और बहुत सैलाब आते हैं, तो उसको कंट्रोल करने की, जिस तरह भाई ने बताया, कंट्रोल करने की ज़रूरत है उसको, कि वो डैम बनाएं। अब उन्होंने तो हमारी दुश्मनी बना ली है, हम अपनी मोहब्बत में बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। वेल सेड। ये हमें सोचने की ज़रूरत है। लेकिन अगेन मैं हमेशा ये सवाल करता आया हूँ, आपके पास एक वाइज लीडरशिप होनी चाहिए। फिर ये कि आपके पास जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडाज में ही जब बुनियादी ज़रूरतों को हाईलाइट किया जाएगा, आई मीन आप 2022 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर चैलेंजेस इतने, अभी यूएस की सेनेट से मैं देख रहा था बिल पास हुआ, $380 बिलियन उन्होंने क्लाइमेटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। 360 स्टूडेंट को भी छोड़ दिया उन्होंने, वो अलग है। 10,000 उन्होंने कहा चलो जिसने कर्जा लिया हुआ, अब जो बगैर कर्जे के पढ़ना है वो भी सब कर्जे से पढ़ेंगे कि आगे ये सब माफी हो जाना है। अब बात यह है कि देखें, आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन अगेन क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि आप वो लोग कहाँ से लेकर आएंगे। अब जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनको अभी अगर आपने रिजॉल्व नहीं किया, आने वाले 10 या 15 साल इंतहाई आपके लिए मुश्किल होंगे। आगे जो उसके मामला है वो तो हम चले उसकी बात ही नहीं करते, कहाँ से फिर लेकर आएँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अभी तक लोगों को रोटी कपड़ा मकान और इस तरह के जो नारे हैं, उसमें आपने लोगों को सर ये नहीं है। आप ये देखें कि जैसे हम रह रहे हैं ना, ये फ्लड प्लेन्स कहलाते हैं। फ्लड प्लेन्स का मतलब ही ये होता है कि जब दरिया मतलब चलेगा तो आपका सारा पानी फैल जाएगा और फिर वापस हो जाएगा और आप उस पर काश्तकारी करें। ये फ्लड प्लेन्स में हमने नेचर के साथ किया ना, कि उसमें बंद बना के अब दरिया को इधर कर दिया कि अब बाहर फ्लड नहीं हो, वो इरिगेशन सिस्टम लगाए, इरिगेशन हेडवर्क्स वगैरह। ये को 500 साल पहले तो नहीं थे ना, ये तो सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, विच इज 200 ईयर्स लेगेसी। तो जब हमने इतने नेचर के साथ छेड़छाड़ कर ली है, तो फिर उसके साथ जो हमें मजीद मतलब करने थे कि फिर आपको फिर एक उस पर साइकिल पे चलना होगा। अब जब हमने ये बंद बनाए, ये मेरे ख्याल में अयूब खान साहब के ज़माने में बने थे, जब सिंध में अक्सर ये पूरा सैलाब निज़ाम दरम बरम हो जाता था, तो उसके बाद ये हुआ है कि अब सेडिमेंट होकर दरिया ऊपर हो गया। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि सिंध में जो है वो दरिया ऊपर है, इसलिए कि सेडिमेंट होते होते अब पता चला दरिया ऊपर बह रहा है, हम लोग नीचे रह रहे हैं। ठीक है, अब आपको उसका सिस्टम करना है ना कि पीछे इतना रिजर्वायर हो कि इतना फ्लड आए नहीं कि जी। और दूसरे फिर अब आपको ये ड्रेनेज बनानी थी कि अब दरिया तो आपका नेचुरल ड्रेन नहीं रहा, तो अब आपको नेचुरल ड्रेन दूसरे बनाने। तो वो तो हमारी कंसिडरेशन पॉलिसीज में जो आप बोल रहे हैं ना, जो वो हमें माशी माहिरीन रखने की ज़रूरत है, जो आपकी सही। अब जैसे ये एक तमाशा सा लगा है पीछे, इलेक्ट्रिक बिल के ऊपर इन्होंने उससे टैक्स लगा दिया, फिर उसको रिमूव कर रहे हैं, फिर फ्यूल एडजस्टमेंट का मामला आ गया, उसको रिमूव कर रहे हैं, कुछ ड्यूटीज़ वगैरह का। अभी रात को जो कंस्ट्रक्शन के ये जो प्लॉट्स वगैरह जो उसको जो रियल एस्टेट के ऊपर उन्होंने वो हाई कोर्ट ने अभी उसको एफबीआर को मना किया कि वो ड्यूटी वो एडिशनल टैक्स ना ले, आप कि यू आर नॉट ऑथोराइज, कि वो सूबों का मामला है कुछ इस तरह। तो जब आपको पहले तो पता ही नहीं हो आपको कि कौन सा सूबाई मामला है, कोई आप टैक्स लगा देते हैं, फिर एक अफरा तफरी सूरत हाल बनती है, फिर वो हाई कोर्ट में जाए। अब जो उसमें लपेटे में आ गया, जिसने दे दिया वो मुश्किल। देखिए ये चीज़ें सारी बैठ के उसको ड्राफ्टिंग करनी चाहिए कि हम यूं करेंगे तो ये सारा मामला ठीक होगा। अब हम अभी कल बहुत बड़ी ये अभी 3 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चैम्बर में भी की है बहुत, कि ये फ्यूल एडजस्टमेंट ये क्या ये हरकत की है। जो माल बना के बेच चुके हैं आप, उसके ऊपर जो है वो आपने बिल लगा दिए हैं। अब किसी ने अगर 10 लाख की अपनी कॉस्टिंग करके उसको 12 लाख का माल बेच दिए, और उसके ऊपर जो है अब आपने एकदम 2 लाख का मजीद उसको 3 लाख का बिल भेज दिया फ्यूल एडजस्टमेंट, तो वो तो नुकसान में आ गया। ये इमेच्योर पॉलिसी नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत मुश्किल मामला है, आपको वाइजली जो है वो प्ले करने की जरूरत है। सर ये मैं आपसे एक चीज इस पे अर्ज कर दूं कि एवरी चेंज ब्रिंग कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है ना, आपने एक 18वीं तरमीम की, अब इस वक्त इत्तेफाक की बात है कि भाई खुद कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट ने ये किया, ये वो गवर्नमेंट है जिसने 18वीं तरमीम की, सारी पार्टी वही है 18वीं तरमीम। ठीक है, अगर इन्हें नहीं पता तो फिर किन्हें पता होगा। ठीक है ना, लेट्स से टू दिस पॉइंट। फिर दूसरा ये है कि आप जो भी कानून बनाते हैं ना, उसकी इंटरप्रिटेशन अदालतें करती हैं। आपने फिर करने कानून बनाने वाले नहीं करते, फिर अदालतें करती। उसका एक 30-40 ईयर्स का प्रोसेस है। तो अब वो जो है वो 30-40 ईयर्स का प्रोसेस ऑन होगा।
तो बेहतर है इसको कुछ नहीं किया जाता, तो हम वो जो 40 साल गुजार चुके थे उसमें जो भी सिस्टम सेट हो गया था वो बेहतर था। बिल्कुल ठीक अब है। आपने एक इतनी बड़ी अमेंडमेंट करके एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला, जब आप 40 साल पीछे चले गए बिल्कुल कि अब ठीक फिर है। नई चीजें डिफाइन होंगी, नए इंस्टीट्यूशन बनेंगे, नए सब कुछ होगा। तो वो है ही, लोकल तो, एडमिनिस्ट्रेशंस को पता नहीं है कि उसको करना क्या है। नहीं नहीं और है वो तो मतलब नहीं देखिए ना, मेयर के हवाले से अभी तो कंफ्यूजन ही है ना। वो तो कितना बड़ा कुछ भी सीरियस नहीं है ना इशू वो है तो। कि आप कराची जैसे शहर को चलाना है, मेरे को नहीं पता कि उसके पास क्या तो है। अब तो अब नहीं शारे है। फैसल पे खड़े पड़ गए, अब तो वो तो भी बताएं। खत्म हो गए। इलेक्शन भी आगे कर दिए उसमें। बिल्कुल ठीक है। अब ये सवाल पैदा होता है कि अभी जो शॉर्टेजेस होंगी, अब आगे जाके कमोडिटी क्राइसिस आ रहा है, फिर ये कॉटन के हवाले से आप ज़्यादा बेहतर इसको जानते हैं, मैं चाहूँगा ज़रा हाईलाइट कर दीजिए कहाँ देखिए से कॉटन फुलफिल की करेंगे। हद तक तो यह है कि पाकिस्तान में कॉटन तो पूरी हुई नहीं। सन 1992 में जी। इंडस्ट्री इस मकाम पे पहुंच गई कि जो जितनी डोमेस्टिक कॉटन थी हाईएस्ट भी, जी वो भी हम कंज्यूम कर लें। बिल्कुल जो ठीक है। पाकिस्तान की तारीख की अगर आज 1 करोड़ 50 लाख भी हो जाए, 70 लाख भी हो जाए, तो वहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है। बिल्कुल ठीक तो है। अब हम उसकी प्रोडक्शन से तो कैपेसिटी जब है हमारी, हाँ कैपेसिटी हो है, जाए, चल रही बिल्कुल है। ठीक है, चल रही है। तो अब होता ही है कि हम जो है वो कॉटन इंपोर्ट करते हैं। तो अब उसके ऊपर सारा डिपेंड जो है वो ये करता है कि जितनी डोमेस्टिक होती है वो ले लेते हैं और बाहर से आ जाती है। पाकिस्तान की 55 लाख बेल हुई तो भी हुए, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से ट्रेड बंद की हमने। जो भी उन्होंने हमारे ऊपर, उन्होंने पहले हमसे ट्रेड बंद की जी और वो समझ रहे थे कि जी हम नहीं बंद कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मतलब बिल्कुल अपना पॉलिटिकल विल दिखाई और उसको बंद की। तो वो आज तक इंतजार में रहते हैं, कभी शायद टमाटर कहीं तो मतलब अभी आप बात करते हैं कि हम टमाटर मंगाएंगे, वहाँ वो खुशियां मांगते हैं पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, ये कर दिया, जी टमाटर जी के लिए बेचैन। वहाँ जी फसल हाँ, हमें कोई नहीं फेंक रहे हैं, चाहिए। टमाटर की फसल फेंक रहे हैं वहाँ फेंके पर। जी हाँ, हैं। उनको हम तो कॉस्ट चाहते ज़्यादा ही है, हैं वो वहाँ फेंके। कॉस्ट ज़्यादा है बिल्कुल उनकी। ठीक है। अब ठीक है, वो कब फेंके हैं वो वहाँ जी। टमाटर, हमें नहीं चाहिए हमसे। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरीके से अब हमें इन्वॉल्व फिटिंग कर रहे हैं। दूसरे बलूचिस्तान का बहुत बड़ा पोटेंशियल था, स्पेशली कॉटन के जो फील्ड्स बलूचिस्तान में डेवलप हो रहे थे, एंड इट्स वेरी रिग्रेटफुल टू सी कि इस साल वहाँ इतनी डेवस्टेशन हुई है। तो वो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, वहाँ पे ईल्ड भी बहुत अच्छी आ रही है, वेदर बहुत अच्छा है। तो ऑर्गेनिक कॉटन पे काफ़ी काम हो रहा था बिल्कुल बलूचिस्तान ठीक में। है। तो ये अच्छा बात जी, सही कह और रहे हैं। कुछ मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। एक ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए और उनसे बात हो रही थी इस वक्त सैलाब के बाद जो सूरत हाल है इस हवाले से, और मुस्तक़बिल में क्या हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है, इस मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। नासिर रज़ा साहब, अभी जैसे बात हो रही थी कि एक तो प्लानिंग की ज़रूरत होती है, उसका बड़ा शदीद फुकदान रहा है। दूसरा, हमेशा से एक मसला ये बना रहा कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है, और इस वक्त भी हालात संभलने का नाम नहीं ले रहा है। और बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि इस गैर मामूली सूरत हाल में भी हमें यही मसाइल अभी तक सामना है कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं, सियासत में उलझे हुए हैं। लोग ये सवाल कर रहे हैं अब कि अगर इन इख्तलाफात से बाहर नहीं आए, और जैसा भी आसिफ साहब ने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की कि इसके लिए एक बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, ये ओवरनाइट सारी चीज़ें चेंजेस नहीं हो सकती। तो कब ऐसे लोग में असर आएंगे कि जो बैठ के वाक़तन सोचेंगे कि आपको इन मसाइल से बाहर निकाला जाए? देखें, जो सिंध में या पाकिस्तान में जो सूरत हाल है इस वक्त, जो मैं देख रहा हूँ, लीडिंग रोल कराची का एक बहुत बड़ा लीडिंग रोल है। और कराची इस वक्त जो अगर प्रॉब्लम सिंध में भी आ रही है तो कराची ही उसको सपोर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, यहाँ से उनको इमदादी भी जा रही हैं सारी। इसी तरह से अगर माशी तौर पे आप देखें तो कराची चैम्बर या फेडरेशन का जो ये जो ताजिर हजरात हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छी तजावीज़ दी और सारा। और इस दफ़ा थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन ये मैंने देखा है कि जो गवर्नमेंट है, चाहे आपका उसका फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कराची से इंटर लिंक हैं कराची के ताजरों से, और जो जो डिमांड्स ये करते जा रहे हैं जो इस बजट में भी की, उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया ठीक है। उसको। और ये बहुत अच्छी बात है। देखें, जो पॉजिटिव बात है उसको पॉजिटिव ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। पिछले दौर में कराची को काफ़ी इग्नोर किया गया था, उसमें पैकेज ज़रूर अनाउंस किया
और सारा, लेकिन उस पैकेज पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इस दफ़ा इन्होंने आके कई दफ़ा कराची चैम्बर भी है जो गवर्नमेंट वाले, उन्होंने आके सारा उसको देखा। अच्छा, इसी तरह से इनको बाकायदा हमारी जो लीडरशिप है ताजरों की, उनको इस्लामाबाद भी बुलाए, बजट के मौके पे दिन रात काम किया और उन्होंने उसके अच्छी तजावीज़ दी जिसके ऊपर उस पर अमल हुआ, उससे बेहतरी की तरफ आए कि किस तरह से निकालना। देखिए, हम सबका काम है निकालना, और उसके लिए अब ये एक मुश्किल सूरत हाल थी, डिफ़ॉल्ट की पोजीशन हो रही थी, कुछ हद तक निकल आए हैं। ठीक है, एक तलवार सर पर लटक रही है, लेकिन हम सस्टेन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये मिलजुल के काम करना है, इसमें बेहतर हो जाएगा मामला। और फ्लड एक नागानी आई है, ठीक है, एक मुश्किल आ गई है वक्ती तौर पे, लेकिन अगर कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिस तरह से अब, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया कि कोर्ट ने उस पर फ्यूल एडजस्टमेंट भी हटाया है और कुछ, और जो जो रियल इस्टेट पे कुछ उसको रिलीफ हुआ है, तो ये चीज़ें जब आएंगी सामने तो बेहतर हो जाएगा। इसी तरह से इंटरनेशनल प्राइसेस भी कुछ ऑयल की कम हो रही हैं, ठीक है, कुछ ईरान को भी उन्होंने ओपन किया है इसमें कि वहाँ से गैस या ऑयल वगैरह कुछ, तो उसकी वजह से जब ऑयल की प्राइसेस कम होगी तो ये चीज़ें, और गवर्नमेंट को पास ऑन करना चाहिए इसको। जैसे ही वो पास ऑन होगा तो ये एक्टिविटी दोबारा से कुछ बेहतर चल पड़ेगी। इसमें वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री में अब जाना पड़ेगा, इसलिए कि कॉटन का तो अभी जिस तरह भाई साहब वो ने तो भी शॉर्ट टर्म के अंदर अभी वो तो- नजर नहीं कॉटन आ तो रहा। हम लोग पूरी कर लेते हैं। देखिए, कॉटन की 50 लाख 55 लाख की फसल थी ना, उससे छोटी तो कोई फसल ही नहीं हुई, वो भी अल्लाह ने सब रिपोर्ट करा दी। और इससे पहले खतरनाक काम होता था कि धागा बहुत आता था, तो कई लोग कहने लगे कि जी इतना नुकसान हुआ, इतनी कॉटन आ गई 1 बिलियन 2 बिलियन की, तो मैंने उन्हें बताया 2 बिलियन तो आज से 1 करोड़ 10 लाख पे बेल पे भी आ रहा था, क्योंकि धागा 5 गुना 4 गुना महंगा होता है। तो आप 1 पाउंड रुई मंगाएं बाहर से और उसका धागा वागा बना लें तो एम्प्लॉयमेंट ये सब जनरेट होगी। उसकी जगह आपने जब कॉटन यार्न मंगाया तो पता चला कि जी वो $4.5-5 की प्राइस आ गई $1 के सामने। तो वो बहुत बड़ा फर्क है, मतलब चीजें बहुत अब जो, बल्कि इतनी बड़ी बातों को तो डैम शैम से तो जरा प्रैक्टिकल लेवल पे आ जाएं। आज 10 मतलब स्पेयर पार्ट जो चैप्टर 84 85 बंद किए, उसमें स्पेस का बहुत बड़ा मसला आ गया है, क्योंकि अब आपके पास जो है अगर जनरेटर खड़ा है और उसके ऊपर स्पार्क प्लग ही खत्म हो गया तो आप चलाएंगे कैसे? इसके ऊपर 2-3 दफा मेरी बात हुई है, तो कह तो रहे हैं कि जी अब हो जाएगा, जब हो जाएगा। की है 2-3 दिन में कुछ रिलीज हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत रिलीज हुए हैं। जो $50,000 से कम की जो एलसीज थी उसमें काफी उन्होंने रिलीज किया उसमें माल, लेकिन वो एक नहीं, वो तो जो आए हुआ है, मैं तो नए खुलने की बात कर रहा हूं ना, जो आए हुआ है वो तो चलो निकल जाएगा। तो एज अ नेशन अब कई चीजें ऐसी हैं कि जो मेरी 7 महीने की एलसीयां खुलेंगी, क्योंकि उसका डिलीवरी टाइम ही 7 महीने था। वो 7 महीने में से 5 महीने निकल गए, 2 महीने बाद अब मैं एलसीबी खोलूंगा तो मैं 7 महीने की आगे जाके लाइन में लगूंगा, वो मुझे थोड़ी दे देगा कि जी अब तुम्हें मुश्किल क्या, बहुत बड़ी है, आपको अंदाजा नहीं है स्पेयर पार्ट की कितनी बड़ी शॉर्टेज होने वाली है मुल्क में। ये भी मसला है जी। जी, अब ये जो शॉर्टेजेस का मसला है, इसके अलावा भी बहुत सारे मसले हैं, अब इसके ऊपर एक बड़ा डिटेल प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन अब ये अगेन क्वेश्चन वही है कि जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हैं ये तो आपको इस वक्त तो रिलीफ दे देंगी, लॉन्ग टर्म आपको मामला चलाने के लिए तो फिर एक गवर्नमेंट चाहिए आपको। इंटरेस्ट रेट इनको फौरी तौर पे कम करना चाहिए, ये जो 16% या 14% तो ये इन्फ्लेशन जो आपकी जो जारी है उसको कम जिस जगह पहुंच गई है यहाँ से कम। सर मैं आपको बताऊं 1 मिनट, यूरोप में कितनी इन्फ्लेशन है? 9.5 आया कल फिगर, वहाँ इंटरेस्ट रेट क्या है? जीरो है, जीरो के करीब है ना, 0.2 या 0.1। उन्होंने -6 से -1, इन्फ्लेशन जीरो से कैसे कंट्रोल हो जाएगी? अच्छा, ये सवाल बहुत सारे लोग करते हैं, हमारे लिए तो इम्पॉसिबल इसलिए नजर आता है। हमारे यहाँ उसको बराबर प्रैक्टिकल कैसे? इसकी वजह कि दुनिया के जो 7 या 8 ममालिक हैं उन्होंने मिलके एक G7 और वो बनाया हुआ है, और उन्होंने अपने आप को रिजर्व करेंसी में एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। आपको डॉलर शॉर्ट है, मैं आपको डॉलर स्वैप कर दूंगा, ये कर। दूसरे सारे मुल्कों को लगाया हुआ है कि जी आप अपना करंट अकाउंट, आपको करंट अकाउंट आप डॉलर में बैलेंस करना है, ठीक है ना, आप अपना करंट अकाउंट डॉलर में गिनते हैं ना, आप रुपए में गिनने लगे, आपका मसला खत्म हो गया। मगर सामने रुपया लेने वाला हो ना, तो ये एक जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर था, जो ब्रेटन वुड था, जिसके अंदर डॉलर को उन्होंने लिंक किया हुआ था, और डॉलर को लिंक किया हुआ था गोल्ड से, ताकि ये सिचुएशन नहीं हो। फिर 71 या 72 में निक्सन साहब ने उसको हटा दिया, तो फिर उसको हटाते ही इन्होंने यही किया था जो अब किया था, ड्यूटीज लगाई, ये किया, फिर जैसे जो करता गया वो। अब आप एक समझिए कि नई रिजीम की तरफ ही बढ़ेंगे। अब वो अब हो 10 साल में हो, 5 साल में हो, गॉड नोस, बट अब ये सिस्टम सारी दुनिया को देखिए, जो $750 बिलियन जो है वो किसको दिया है? IMF को, जिससे हमारा एलोकेशन भी बढ़ा है। 7.5 बिलियन कितने? 170 ममालिक को दुनिया के,
खुद 1 ट्रिलियन एक रात में छापा है। जी। एक ने 1 ट्रिलियन छापा, अगले दिन दूसरे ने कहा मैं 750 छाप रहा हूँ, तीसरे का मैं 550, तीसरे का 550, तो कमोडिटी खरीद सकते हैं। उन्होंने कमोडिटी छाप दी ना, यानी आप ये समझें कि पाकिस्तान का जीडीपी 4 दफा उन्होंने एक रात में ही छाप लिया, तो उतनी कंजम्पशन के बराबर पावर छाप ली ना। हम बेचारे कमा कमा के, तो ये भी अब मतलब बहुत बड़े रिफ्ट्स हैं, और अल्लाह खैर करे कि खैर खूबी के साथ हो जाए, बगैर इंटरेस्ट रेट नीचे आता हुआ नजर आ रहा है हमारे यहाँ। जब तक ये सिस्टम रहेगा तो मुश्किल है, जो हमें देखिए ना, इन्फ्लेशन वहाँ इंटरेस्ट रेट के बगैर कंट्रोल हो जाएगी, यहाँ इंटरेस्ट रेट 18 है। अच्छा 80% बोरोअर गवर्नमेंट है। देखिए लो इंटरेस्ट रेट का, अच्छा हमारी मार्केट तो ऑलरेडी स्पेकुलेशन पे आ गई है, अभी से ये बातें शुरू हो गई कि अगली जो अनाउंस होगी पॉलिसी हायर होगी। स्पेस खत्म हो गई है आपके पास अब? नहीं, बात स्पेस खत्म होने की नहीं, स्पेस क्या खत्म हो गई है, डॉलर में खत्म हो गई है ना। आप लास्ट इन्होंने कोविड में जो है वो 20% डेफिसिट चलाया, आपको पता है, बजट डेफिसिट 20% था। आज कितना मेजर्स लेने की जरूरत है, वो तो हमने तो 20 किया ही नहीं, हम तो 4, 5, 6, 7 पे ही थे, वो भी 4 पे वापस ला रहे हैं। जिसका आप 4 करते हैं उन सबका हाल हमारे जैसे ही होना है। बिल्कुल ठीक है। वन लास्ट वर्ड जी। बस मैं यही कह रहा हूँ कि ये इन्फ्लेशन को और इंटरेस्ट रेट को जो है ना वो इनका फार्मूले के हिसाब से उसको करते हैं, जबकि ये सही नहीं है। इंटरेस्ट रेट को जिस तरह इन्होंने कहा, वहाँ अगर इन्फ्लेशन 9% पे जा रही है तो इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए इनको। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आप देखिएगा एकदम एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, विटनेस कर चुके हैं, बेहतर हो जाएगा। देखा था मुशर्रफ दौर के प्रॉब्लम है ना, एक्टिविटी हमारे यहाँ स्टार्ट होने का मतलब भी इम्पोर्ट सर्ज होता है। ये हम कुछ बनाते नहीं ना, यही तो मसला है ना, हम भगाते हैं ना उगाते हैं ना कुछ। एक बेहतर एक और इन्होंने अभी जो स्टेप ले रहे हैं कि कुछ इंडिया से उन्होंने कहा कि ट्रेड खोलेंगे, उसमें जो मैं समझता हूँ थोड़ा सा उसमें बेहतर हो सकता है। सब कह रहे हैं हो गई और अच्छा रिफ्यूज हो गई है। सर आप इसका आप एक आइटम से शुरू होंगे, टमाटर मंगा लें यार, टमाटर ईरान से मंगा लो कहीं और। अच्छा दुनिया का सबसे बड़ा टमाटर प्रोड्यूसिंग रीजन जो है वो आपका जिंगयांग है, आप जिंगयांग से टमाटर मंगा लें यार, चाइना से मौजूद है। सिर्फ टमाटर नहीं है, उसमें और भी चीज़ें, कई ऐसी चीज़ें। अच्छा जो बेसिक रॉ मटेरियल भी जो आपकी फैक्ट्रीज वगैरह यूज होता है, आप उसको अगर जर्मनी से मंगाते हैं, आपका जो कॉस्ट फ्रेट है वही आपकी बहुत ज़्यादा आती है, इंडिया से उसको कम हो जाती है। तो ये गवर्नमेंट को बुलाएं, उनको मेडल ऑफ ऑनर दें कि जी आपने 8 डैम बना लिए, हमने डैम नहीं बनाए, यू डिजर्व इट, आप हमें भेजते हैं, हमारी प्रोडक्ट पाबंदी लगे और हम आपको कुछ नहीं करेंगे। सर मेरे ख्याल में इंडिया फॉरगेट इट, मतलब इंडिया का अगर है तो फिर अब पूरा प्रोग्राम कर लेते हैं। पूरा नहीं, लेकिन हमें अपने मफादात को भी थोड़ा देख के कुछ काम करना चाहिए। अगर हमने अपने मफाद अजीज होते, सर एक मिनट मफाद की बात कर लेना, हमने $30 का रशिया से तेल सस्ता क्यों नहीं खरीदा? देखिए रशिया से एलसीज का भी इश्यूज है नहीं, और कुछ LC नहीं, इंटरनेशनल भी सारी और भी ले लेते हैं। हाँ हो जाता है, मफाद हमें कोई अजीज नहीं था, हमने $30 महंगा तेल लिया, हमने LNG रशिया से नहीं ली, सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन था ना। तो आज हम इंडिया के लिए क्यों मरे जा रहे हैं? नहीं वो चीज देखिए उस टेबल पर नहीं थी सर। अब ये रशिया वाली बात जो आपने शुरू की प्रोग्राम वो तो थी ना यार, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वो छोड़े, मतलब हमारे भाई की इज्जत हमारी इज्जत से ज्यादा प्यारी है। चले आज प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया, वरना मौजूद ऐसा है इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू की जा सकती थी। आज थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का कि आपने बात की। बात हो रही थी मईशत के हवाले से। बहरहाल जी मामला चलते रहेंगे, देखना ये कि मुल्की मफाद में जो फ़ैसले हैं ये आखिर कब लिए जाएंगे, और ये जो सियासी इख्तलाफात हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो सियासी इख्तलाफात हैं इनको भुलाकर मामलात को आगे लेकर चला जाए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया, इजाज़त आपसे लेनी होगी। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने